आज हम आप लोगों को बॉन्डिंग पैरामीटर्स के अंदर बाउंड एनर्जी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। हर दोनों टॉपिक के लिए, मतलब दोनों पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पर सबसे पहले हम लोग ये देखें कि बॉन्ड एनर्जी कहते किसको है। अगर कोई भी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम लोग बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और दूसरे तरीका से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर कोई बॉन्ड को बनने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं बाउंड एनर्जी। अब हम लोग देख लें डिफिनीशन में बाउंड एनर्जी। The amount of energy required to break any bond is called बाउंड एनर्जी, या इसको हम लोग बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ any bond is called bond energy या bond formation energy। दोनों तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका अगर यूनिट समझें तो क्या होगा, जूल पर मोल, मतलब एक मोल डिफिनीशन के लिए हम लोग रख देते हैं। तो मतलब जूल पर मोल या अर्ग पर मोल, जिस रूप में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देखें कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट डालता है। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। इसमें हम लोग एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे याद रखने के लिए, कि याद रखना हम लोग को इजी हो जाएगा। EOSPRHL, मतलब ई किसके लिए स्टैंड करेगा, इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। फर्स्ट हम लोग इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसका बाउंड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब लार्जर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी difference between two bonded atoms, higher will be the
द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between two bonded atoms, कहने का मतलब हुआ कि अगर दो एटम के बीच में जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिए हुए हों, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख लें, HF, HCl, HBr एंड HI। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है इसमें? फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो ज़्यादा होगा सबसे किस में होगा? HF में होगा। सबसे कम किस में होगा? HI में होगा। इसलिए HI को तोड़ने में हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आराम से ये टूट जाता है। इसलिए हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे भी कि इसीलिए HI जो होता है इस हाइड्रा एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि आराम से H+ आयन देते हैं। खैर वो बात की बात है, लेकिन वो भी क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। तो हम लोग देख लिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, सबसे कम आयोडीन का है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा HF में और सबसे कम किस में होगा? HI में होगा। इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? HF में है, सबसे कम HI में। मतलब HI बॉन्ड जो होगा सबसे वीक होगा और HF बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये हम लोग समझ लिए, ये इसी में नहीं, सब हाइड्रा एसिड में इसी तरह से लागू होगा। एक पढ़िए, कई तरह के क्वेश्चन उसके द्वारा सॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें सेकंड में। वो किसके लिए स्टैंड करता है सबसे पहले हम लोग देख लें। सेकंड में वो जो स्टैंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो आइटम के बीच में कितना बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वही उसका क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 और इसमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 है। तो हम लोग क्या देखें कि चूंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड है और इसमें एक ही बॉन्ड को तोड़ना है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा? जहां आपको 3 बॉन्ड्स को एक बार में तोड़ना है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? जो कि ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ कार्बन एटम है, क्योंकि इसमें का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि दो आइटम के बीच कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वही उसका क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। तो यही हो गया। ओ से हम लोग क्या देख लिए कि बॉन्ड ऑर्डर पर किस तरह से बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। अब हम लोग थर्ड में आगे बढ़े।
इसमें एस जो होगा साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम थर्ड होगा, मतलब एस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द एटम। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि एटम का अगर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो इसलिए साइज बढ़ने के कारण अगर साइड एटम का साइज ज़्यादा होता है तो उसका क्या होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान होता है और बॉन्ड एनर्जी उसका उतना ही कम होगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी is inversely proportional to size of the bounded atoms, bounded atoms इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर हम लोग देखें पहले भी HF, HCl, HBr और HI, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, HI का, और सबसे छोटा किसका होगा, HF का। तो हम लोग क्या देखें कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम्स, मतलब जिसका साइज जितना ही ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। बॉन्ड एनर्जी यही होता है कि बॉन्ड एनर्जी किस तरह से साइज ऑफ द एटम पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, जो साइड एटम जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें किसका साइज बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम, या बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, साइज ऑफ द बॉन्ड लेंथ। आगे हम लोग बढ़ें, एस हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं पी। पी को हम लोग क्या कहेंगे कि बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड पोलरिटी और पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। इसी में ये नंबर कौन सा हो गया, चौथा, फोर्थ। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोलर बॉन्ड किसको कहते हैं। अगर दो डिफरेंट एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो क्या होगा, उसमें पोलरिटी आएगा ही, क्योंकि दोनों एटम का नेचर अलग अलग होगा। मतलब नेचर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अंतर होगा। इस तरह से क्या होगा, डिफरेंसेज आता है ये करेक्टर में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम HF करते हैं तो यहाँ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, दो एटम है, तो क्या होगा, जो कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बाउंडेड पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, जिसके चलते इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल, पहले भी पढ़ चुके हैं, डाइपोल इसी को कहते हैं, डाइपोल। यही क्या कहलाता है, जहां डाइपोल हुआ वहां पोलरिटी आ जाती है। तो जितना अधिक पोलरिटी होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड।
यही होगा। तो हम लोग क्या लिखे, HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे ज़्यादा पोलरिटी HF में होगा, सबसे कम HI होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन में होता है, सबसे कम क्या होता है, आयोडीन में होता है। इसलिए जिसमें ज़्यादा पोलरिटी होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा दो पोल के बीच में, और उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी। तो हम लोग क्या देख लिए कि पोलरिटी पर क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है, और जितना अधिक पोलरिटी होगा उतना ही उसमें ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा या बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम लोग 5 में बढ़ते हैं। रेजोनेंस 5 में R स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़े हैं बेंजीन में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेट पोजीशन पर चाहे डबल बॉन्ड हो या अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा, मतलब उसका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और वो रेजोनेंस प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर है तो इसमें आ गया, ये दोनों के बदले में हम लोग इसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, और जहाँ रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा वहाँ बॉन्ड एनर्जी का हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी का हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन द केस ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, उस तरह का सिंगल बॉन्ड नहीं रह जाता है और बॉन्ड एनर्जी का हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। मतलब वो सिंगल बॉन्ड का जितना बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इन द केस ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इंक्रीजेस। अब हम लोग 6th अब हम लोग इसमें बढ़े, एच कौन सा पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में आ गया। एच स्टैंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़े हैं sp, sp2, sp3 और अलग अलग होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp में ही होता है। इसमें अगर हम लोग देख लें, इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होगा, sp2 में ही 2 p और 1 s, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कितना, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। तो हम लोग क्या देखें कि इसमें s कैरेक्टर कितना है, 50%,
इसमें एस कैरेक्टर कितना है 33.3%। इसमें कितना है एस कैरेक्टर, इसमें 25%। तो एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। सॉरी, एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि देख लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। द लार्जर द एस कैरेक्टर ऑफ द सेंट्रल आइटम, बाउंड एनर्जी इंक्रीजेस, बाउंड एनर्जी इंक्रीजेस, यही हो गया। यही हम लोग देख लें, इधर से इधर हम लोग बढ़ेंगे तो बाउंड एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड में उससे कम, और सिंगल बॉन्ड में सबसे कम। मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर भी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। अब हम लोग 7 और ये लास्ट है इसका, हम लोग क्या देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर। एल किसके लिए स्टैंड करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। जैसे हम लोग देख लें, ये कार्बन कार्बन कोई लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हम लोग देख लें, कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक लोन पेयर दोनों पर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या है, 2 लोन पेयर है। फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या है, इस पर 3 लोन पेयर, इस पर 3 लोन पेयर। तो जितना अधिक लोन पेयर होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड एनर्जी होगा, सबसे कम किस में होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन में, चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा ईच एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा लोन पेयर होने के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज़्यादा काम करेगा और बॉन्ड एनर्जी उतना ही घट जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो क्या हम लोग सीखे कि जितना अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज़्यादा काम करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी उस मॉलिक्यूल का उतना ही कम होगा। बस आज इतना ही, इसको अच्छा से समझ लेना है। हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, सारा जगह इसका एप्लीकेशन है। इसको ध्यान में रखते हुए और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए अच्छा तरीक़ा से पढ़ लेना है। थैंक्स।